नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी सीटों की प्रत्याशियों के स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद कुल 699 उम्मीदवार दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से 23 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा है। वहीं सबसे कम 5 उम्मीदवार पटेल नगर और कस्तूरबा नगर से हैं। इसी से मिली जानकारी के अनुसार नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 23 उम्मीदवार हैं। इस सीट पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, बीजेपी ने परवेश वर्मा पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और कांग्रेस ने संदीप दीक्षित, जो कि पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं, को इस सीट से मैदान में उतारा है। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, दिल्ली का राजनीतिक माहौल गर्म होता नजर आ रहा है। आपको बता दें, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी, जिसने एक बार दावा किया था कि वो सख्त कानून पारित करने के लिए विधानसभा में अपराधियों को अनुमति नहीं देगी, उन्होंने सबसे अधिक संख्या में आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो दिल्ली विधानसभा को लेकर 23 उम्मीदवार जो है नई दिल्ली सीट से लड़ रहे हैं। ये अब तक के सबसे ज्यादा उम्मीदवारों वाली सीट है, जहां से अरविंद केजरीवाल जो है वो लड़ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, शीला दीक्षित के बेटे भी हैं यहां से, जो कांग्रेस पार्टी के हैं। इसके साथ ही अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी से परवेश वर्मा जो है वो इस सीट पे उम्मीदवार हैं। तो इस सीट को लेकर 3 फेमस लोग जो है वो लड़ रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जो है पूरी तरह से तेज हो चुकी हैं। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए नितिन चौधरी हमारे साथ फोनो लाइन पे है। नितिन, अब ये लड़ाई कितना स्ट्रांग होने जा रहा है, क्योंकि 3 जो प्रमुख लोग हैं वो नई दिल्ली सीट से लड़ रहे हैं। देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो जो है नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ में जो है काफी लोग जो है यहाँ पर चुनाव लड़ने 699 लोगों की जो है यहाँ पर जो है चुनाव लड़ने की प्रक्रिया जो है पूरे दिल्ली की ली गई है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लगातार परवेश वर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के जो संरक्षक है केजरीवाल, वो नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार देखा जाता है कि जिस तरीके से चुनावों को देखने की पूरा प्रयास यहाँ किया जा रहा है और साथ प्रयास जो है काफी जीतने का प्रयास जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है इस समय जो है पूरी तरीके से भूमिका निभा रही है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके खिलाफ जो है परवेश वर्मा ने जब चुनाव अपना नामांकन दाखिल होने के बाद तो लगातार जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी जो है लगातार एक दूसरे पे तानाशाही की तरह जो है बरत रही है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लगातार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो है काम किया है, तो उसको देखते हुए तो आम आदमी पार्टी की जो जनता है वो पूरी तरीके से लुभाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। जी नितिन, अगर देखा जाए, क्योंकि नई दिल्ली की सीट से अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल 2 बार से सीएम भी रह चुके हैं, तो इस बार जो लड़ाई है वो बीजेपी के परवेश वर्मा, और अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस में शीला दीक्षित, जो कि पूर्व सीएम रही हैं, काफी स्ट्रांग बैकग्राउंड रहा है शीला दीक्षित का। तो अगर उनके बेटे को उतारा गया है नई दिल्ली सीट से, तो कितना कंपटीशन जो है वो टफ रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात किया शीला दीक्षित के बेटे हैं, तो उनको भी जो है मैदान में उतारा गया है। बता दें कि लगातार जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं दिल्ली के जो है शीला दीक्षित, तो उनके कांग्रेस ने उनके बेटे को यहाँ पर उतारा गया है। लेकिन उसके बाद लगातार परवेश वर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी से मैदान में उतारा गया है, क्योंकि केजरीवाल जो है 2 बार से मुख्यमंत्री थे और उसके बाद जो है नई दिल्ली से अब की बार उन्होंने चुनाव लड़ा है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कुछ नेताओं की सीटों को जो है बदलाव भी किया था। बता दें कि जैसे पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते थे, लेकिन उसकी जगह अब किसी और को वहां पर मैदान में उतारा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो है लगातार जो है पटपड़गंज से विधायक थे और लगातार पटपड़गंज में जो है वो
पूरी तरीके से मेहनत करते रहे, लेकिन उसके बाद अब जो है नई दिल्ली से केजरीवाल को मैदान में उतारा गया है। तो केजरीवाल खुद और उनके जो परिवार के लोग हैं वो खुद यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। काफी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अपने वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रही है। जनता के बीच में जो है डोर टू डोर प्रोग्राम लगाया हुआ है। उनकी पत्नी जो सुनीता केजरीवाल है वो खुद यहाँ पर जो है जनता के बीच में जा रही है। बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, जब वो जेल में बंद थे तो लगातार उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल वो काफी एक्टिव नजर आती थी, जनता के बीच में जाती थी। चाहे वो विधान चुनावों की बात की जाए या लोकसभा के चुनावों में देखा गया है कि लगातार जिस तरीके से हरियाणा में उन्होंने प्रचार किया, दिल्ली में उन्होंने प्रचार किया, सुनीता केजरीवाल ने खुद जनता के बीच में गई, उन्होंने सारी कामयाब गिनाने का काम किया कि आम आदमी पार्टी ने इतना काम अब तक किया है, जनता के बीच में इतने अच्छे रोजगार दिए, स्कूल की बात की जाए या तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उन चीजों को लुभाने का प्रयास सुनीता केजरीवाल की तरफ से किया गया था लगातार। और साथ ये भी जब उस समय मुख्यमंत्री जेल में थे, जेल में जाने के बाद तो लगातार उन्होंने ये भी कहा था कि ये तानाशाही की सरकार है। जिस तरीके से मेरे अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा गया है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कहा था कि उस समय जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से लगातार उन्होंने कहा कि इनको जो है सीट जो है छोड़नी चाहिए, कुर्सी छोड़नी चाहिए। मुख्यमंत्री ने लगातार उन्होंने कहा कि मैं अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुख्यमंत्री पद से जो इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद तो उन्होंने जो है जनता के बीच में जो है डोर टू डोर प्रोग्राम किया। क्या ये माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप पार्टी के जितने भी प्रमुख नेता रहे हैं वो सभी जेल से होकर आए हैं, तो क्या इस बार माना जा सकता है कि बीजेपी के लिए रास्ता कहीं ना कहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो है तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो जो है जेल में से निकल के आए थे, जेल में बंद थे और जेल से जैसे जैसे छूटे हैं ऐसे ऐसे अपनी जनता के बीच में जाए, क्योंकि जनता उस समय से लगातार अरविंद केजरीवाल को जो आरोप लगाया गया था कि जिस तरीके से शराब नीति घोटाले मामले ने ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार होने के बाद जब ये जो है 6 से 7 महीने जेल में रहे थे तो उसको जो है सिद्ध करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं यदि मैं भ्रष्टाचारी हूँ, बेईमान हूँ तो मेरे को जो है जनता वोट ना दे। क्योंकि देखा जाता है कि जब से लगातार जेल से बाहर आने के बाद तो अरविंद केजरीवाल खुद एक्टिव मोड पे है। चाहे बिल्कुल बिल्कुल नितिन, अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जनता क्या कुछ फैसला सुनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम ने फरियादियों की समस्याएं सुनी, इसके साथ ही अधिकारियों को फौरन समाधान के निर्देश भी दिए हैं। तो आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने जनता दर्शन लगाया, सभी फरियादियों की समस्याएं भी सुनी और जल्द से जल्द उनके निस्तारण के भी आदेश दिए हैं। आपको बता दें, सीएम ने जनता की परेशानियों को लेकर चिंता भी जताई, वहीं प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने जनता दर्शन लगाए हैं। जनता दर्शन के दौरान उन्होंने सभी फरियादियों के समस्याएं सुनी, उनके समस्याओं को लेकर चिंता भी जाहिर की। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने के भी आदेश दिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर में है, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान फरियादियों की समस्याएं भी सुनी गई, जल्द से जल्द उनके निस्तारण के भी आदेश दिए गए, अधिकारियों को फौरन समाधान के भी निर्देश दिए गए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याओं को सुना, उसके निस्तारण के भी आदेश दिए। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आए हुए फरियादियों की समस्याएं सुनी, समस्याओं की जल्द से जल्द निस्तारण के भी आदेश दिए। तो सभी अधिकारियों को उन्होंने जल्द से जल्द निस्तारण के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को दूर किया जाए।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है उमड़ी हुई है। अब तक 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इसके साथ ही 10 लाख से अधिक लोग महाकुंभ में कल्पवास कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह 8 बजे तक 15 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। ये बैठक 22 जनवरी यानी कल होने जा रही है। इस बैठक में प्रयागराज, वाराणसी समेत आसपास के क्षेत्रों को लेकर कई अहम फैसले लिए जाएंगे, जिससे पूर्वांचल को विकास की नई उड़ान मिलेगी। इनमें से एक प्रयागराज वाराणसी क्षेत्र को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाने के प्रस्ताव पर भी आपको बता दें मुहर लग सकती है। वहीं जानकारी के अनुसार योगी सरकार की ओर से प्रयागराज, वाराणसी समेत आसपास के 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। नीति आयोग की सलाह पर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। तो आपको बता दें कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो काफी देखने को मिल रही है। अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं इस दौरान 22 जनवरी यानी कल योगी कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्रयागराज और वाराणसी को लेकर एक धार्मिक स्थल को लेकर ये प्रस्ताव जो है वो पारित की जाएगी। इसमें नीति आयोग की सलाह से प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 22 जनवरी यानी कल जो है योगी की कैबिनेट बैठक जो है वो प्रयागराज में ही की जाएगी, जहां पे महाकुंभ में महा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। तो योगी आदित्यनाथ जो है कल कैबिनेट की बैठक जो है वो प्रयागराज में लेंगे। महाकुंभ के इस शुभ अवसर पर ये प्रयागराज में इस बैठक को लिया जाएगा, जहां कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो नीति आयोग के आदेश के बाद या नीति आयोग के सलाह के बाद ये फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार जो है कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है, जिसके लिए कल जो है प्रयागराज में बैठक होने वाली है। तो 22 जनवरी को योगी कैबिनेट की बैठक होगी प्रयागराज में, जहां कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। 9 जिलों को लेकर ये विकास की उड़ान जो है भरेगी। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो बढ़ती ही जा रही है। 8 करोड़ तक जो जनता है आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए योगी कैबिनेट की बैठक की, तो वो कल प्रयागराज में यानी महाकुंभ में ये बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर जो है वो मुहर लग सकती है। 9 जिलों को लेकर कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मिल्कीपुर उपचुनाव में माहौल गर्म हो चुका है। एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कमान, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया है। अब इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा ये तो 8 फरवरी को ही तय होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं मिल्कीपुर, जहां हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने सपा के मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव प्रभारी और पूर्व मंत्री अब्बास अली जैदी से खास बातचीत की। आगाज हो चुका है। यहाँ पे सपा और भाजपा जो है आमने सामने नजर आ रही है। वही सपा का आरोप है, यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी भी लिखी है। यहाँ की जो तीनों थाना अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो है सपा के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को उत्पीड़न किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे दर्ज किए हैं, उनको हटाने की भी मांग की जा रही है। और यहाँ हमारे साथ पूर्व मंत्री अब्बास अली जैदी रुश्दी हैं और विधानसभा के प्रभारी भी हैं, चुनाव प्रभारी भी हैं। उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे यहाँ पे फर्जी मुकदमे जो दर्ज कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर भी लिखा है चुनाव आयोग को। जी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है कि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है और इस देश को एक सरकार चुन के देते हैं। विगत कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि अपनी हार से हताश और निराश भारतीय जनता पार्टी
मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त सभी जगह जहां जहां पर भी उपचुनाव हुआ है, सरकारी तंत्र और मशीनरी का इस्तेमाल करके समाजवादी पार्टी के समर्थकों को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले हमारे पीडीए परिवार के सभी सदस्यों को उत्पीड़ित करके उनके मनोबल के तोड़ने का प्रयास कर रही है। आप सभी ने देखा कि अभी हाल में जो 9 विधानसभाओं में चुनाव हुए, वहां पर सभी जगह से ये खबर आई कि पुलिस तंत्र हो, चाहे प्रशासन का तंत्र हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के आपराधिक छवि के लोग हों, उन्होंने आम मतदाताओं को मतदान करने से रोका। इससे भारतीय लोकतंत्र को खतरा है। इस देश की संवैधानिक व्यवस्था पे ये कुठाराघात है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी भी जानती है अच्छी तरह कि ये विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा नहीं है। इस विधानसभा का एक इतिहास है कि यहाँ अधिकांश गैर भाजपाई ही विधायक यहाँ से चुन के गए हैं। तो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का ये चुनाव चाबी होगा 2027 की। हर वो वर्ग, हर वो तबका, हर वो समुदाय जो चाहता है देश उत्तर प्रदेश में परिवर्तन, वो अच्छी तरह समझ गए हैं कि वो परिवर्तन अखिलेश यादव जी की ही सूरत में संभव है। और मिल्कीपुर चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, हम ये बात प्रशासन को, चुनाव आयोग के भी संज्ञान में लाए हैं। हमारे पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग के अलावा भी जो हमारे यहाँ लोकल हमारा प्रशासन है, हम लोगों ने उनसे भी बात करने का प्रयास किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इतना जरूर है, मिल्कीपुर का अपना एक संघर्ष का इतिहास है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए उत्पीड़न कोई बहुत नई बात नहीं है। बहुत सारे उत्पीड़न और दमन का उन्होंने शिकार करके हमेशा तटस्थ होकर के समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। आगे भी समाजवादी पार्टी को ही यहाँ से शानदार जीत ही हासिल होगी। जितना ये हम पर दमन कर रहे हैं, लोगों के ये समझ में आ रहा है कि इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का, इस देश के संविधान को खत्म करने का प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है। क्या लग रहा है कि मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होने जा रहा है, तो क्या भय का माहौल व्याप्त हो गया है क्या? नहीं, मैं इतना ही कहूंगा और आपके माध्यम से गुजारिश और अपील भी करूंगा मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों से, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी नौजवानों से, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सरकार निराश है, हताश है। आज पूरी की पूरी सरकार, उसके दर्जनों कैबिनेट मंत्री, 2 दर्जन से अधिक राज्य मंत्री अगर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में आज दिख रहे हैं, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का चुनाव बहुत शानदार है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सभी वर्गों का विश्वास है और हमारे नेता सांसद आदरणीय अवधेश प्रसाद जी और पीडीए परिवार के सदस्य आदरणीय अजीत प्रसाद जी को बहुत शानदार और बड़ी जीत हासिल होने वाली है। अच्छा, यहाँ पे तमाम मतदाताओं से भी इंडिया वाइस ने बात की, लेकिन वो कैमरे के सामने कुल भी बोलने से कतरा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर कुछ बोल दिया है तो मुकदमा दर्ज हो जाए, तो क्या ऐसा लग रहा है? देखिए, ये बहुत बहुत चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि मैं फिर पुनर्दोहराऊंगा इस बात को। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव को इसीलिए रखा गया था ताकि राजशाही से पूरी तरह से निजात मिले, तानाशाही से पूरी तरह से निजात मिले, एक चुनी हुई सरकार का गठन हो। हाँ, इतना जरूर है कि अगर यहाँ के मतदाता अपना मिजाज नहीं खोल रहे हैं, तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। स्वर्गीय बाबू मित्रसेन यादव जी की ये विधानसभा है। बाबू मित्रसेन यादव जी ने जिस तरीके से इस विधानसभा को तैयार किया है, सभी जानते हैं कि यहाँ के लोग हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और आज भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। हाँ, ये बात सही है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जो हो रहा है, या सरकार की तरफ से जिस तरीके से ग्राम प्रधानों को और तमाम लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, इससे मिल्कीपुर के बहादुर लोग डरने वाले नहीं हैं। बड़ी तादाद में 5 तारीख को निकल करके पीडीए के हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय अजीत प्रसाद जी को बहुमत से बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जिताएंगे। इस ऐसा विश्वास हमको मिल्कीपुर की जनता पर है। मिल्कीपुर में सपा क्या दावा कर रही है और बीजेपी को आप किधर देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर कार्य किया होता तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को इतनी बार मिल्कीपुर आने की आवश्यकता न होती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों ने अगर अपने विभागों में कार्य किया होता तो इस देश का जो भगवान है किसान, आज अपने घर पे लेटने को उसको अवसर मिलता। आज गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, हर मौसम में किसान अपने खेत को रखा रहा है। ये सरकार की विफलता को जाहिर करता है। और किसी के आने से और किसी के जाने से यहाँ की परिस्थितियां जो हमेशा रही हैं वो बदलने वाली नहीं है। मिल्कीपुर ने हमेशा जोर जबरदस्ती के खिलाफ मतदान किया है। मिल्कीपुर विधानसभा में जन्मा हमारा एक एक नौजवान शूरवीर है।
मिल्कीपुर में रहने वाला एक एक किसान हमारा भगवान है। वो जानते हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा में जाति का मुकाबला कैसे किया जाता है। आदरणीय स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव जी ने, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने मिल्कीपुर को इस तरह बनाया है कि मिल्कीपुर किसी भी दमन के आगे झुकने वाला नहीं है। 5 तारीख को हर दमन का, हर जाति का, हर सरकारी मशीनरी के, राजनीति के अपराधीकरण का हमेशा विरोध किया है। ये जो सामंतवादी शक्तियां हैं जो कमजोरों को दबाना चाहती हैं, उनके खिलाफ संघर्ष किया है। तो ये कहना कि माननीय सांसद जी किसी एक वर्ग विशेष से आते हैं, माननीय सांसद जी का परिवार पूरा पीडीए परिवार है। और यही कारण है कि वो चाहे विधानसभा सोहवल रही हो और चाहे विधानसभा मिल्कीपुर हो, सभी जाति और धर्म के लोगों का, सभी वर्गों का बहुत अच्छी तादाद में उनके साथ रहता है। क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय अवधेश प्रसाद जी ने कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया और किसी की जाति देख करके उन्होंने कार्य नहीं किया है। जब उनको अवसर मिला और सरकारी नौकरियां देने का प्रश्न आया तो उन्होंने किसानों के बेटों को, मजदूरों के बेटों को बगैर उनकी जात देखे हुए नौकरी देने का काम किया है। और इस बात का लाभ निश्चित तौर पर पीडीए के प्रत्याशी, हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी को मिलने जा रहा है। आपको क्या लगता है, विधानसभा चुनाव प्रभारी भी आप बनाए गए हैं, तो चुनावी रणनीति आपकी क्या रहेगी यहाँ पे? और बीजेपी को कहाँ देख रहे हैं? आप 6 कैबिनेट मंत्री भी उतरे हुए हैं और इसकी कमान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। देखिए, मैं पुनः कहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की विफलता है। ये सरकार की बहुत बड़ी हार है कि अगर ये सरकार जो ये दावा करती है कि उसने बहुत सारी सुविधाओं से आम जनता को लैस किया है, अगर ये दावा उनका खोखला ना होता तो उनको इतना मेहनत और परिश्रम करने के लिए यहाँ नहीं आना पड़ता। बाई इलेक्शन होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि उसकी वजह है कि जब जब मिल्कीपुर वालों को दबाने की कोशिश की गई, जब जब मिल्कीपुर वालों को दमन के रास्ते से कुचलने की कोशिश की गई, मिल्कीपुर हमेशा संगठित हुआ है और इस चुनाव में हर बार से ज्यादा संगठित है और अच्छे और सुगम परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने जा रहे हैं। अच्छा, ये सपा की सीट थी, सपा के झोली में थी और बीजेपी इसको पूरी प्रतिष्ठा बनाए हुई, इसको किसी भी कीमत पे जीतना है, क्योंकि अभी सांसदीय जो चुनाव हुआ उसमें हार का उसको सामना करना पड़ा। उस तो क्या देख रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी यहाँ पे जुटी हुई? भारतीय जनता पार्टी को अगर प्रतिष्ठा ही लगाना था तो अपने घोषणा पत्र के साथ अपनी प्रतिष्ठा को जोड़ना चाहिए था, जिसमें यह साफ वर्णित था कि सरकार आते ही किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी। आज देश के हर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि आमदनी दुगनी तो छोड़िए, जो उनकी मूल आमदनी होती थी उसकी आधी उपज भी जानवरों से बचा के अपने घर नहीं ला पा रहे। यही कारण है आज किसान में सबसे ज्यादा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आत्महत्या की है देश में। अगर उनको प्रतिष्ठा ही जोड़नी चाहिए थी तो अपने घोषणा पत्र के उस अंग के साथ प्रतिष्ठा जोड़ना था कि जिसमें कहा गया था कि हर नौजवान को 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। और आज 7 साल की सरकार में 14 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाना चाहिए। अगर उसके साथ इन्होंने अपने किए वादों के साथ खड़े होते तो शायद आज उपचुनाव में इतना उनको मेहनत करने की आवश्यकता या इतना सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने की आवश्यकता न पड़ती। क्या ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी फौज यहाँ उतारी है, कैबिनेट मंत्री से लेकर के तमाम पदाधिकारी भी उतारे, उसी तरीके से सपा भी अपनी जो है स्टार प्रचारकों की 40 की सूची जारी कर दी गई, 28 की भी कर दी, तो इस तरीके से सपा भी यहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिष्ठा यहाँ पे बनाए हुए, अखिलेश यादव स्वयं यहाँ पे कमाल संभाले, तो क्या देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के सर्वमान्य और एकमात्र नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं और उसका कारण है कि हर चुनाव हर क्षेत्र की समस्या और वहां रहने वाले लोगों के साधारण रूप से जीवन यापन से जुड़ा होता है। समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता अपनी इच्छा से मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी आ रहे हैं। कुछ लोगों को जिम्मेदारी और दायित्व दल की तरफ से भी सौंपा गया है। समाजवादी पार्टी संगठित है। हमारे जो गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के हमारे दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी या अन्य दल हो, वो भी हम लोगों के साथ संगठित है और भरपूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के लिए और इस मिल्कीपुर क्षेत्र के लिए चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोगों ने जनपद अयोध्या जी की देवतुल्य जनता का अविश्वास जीता। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अगर अयोध्या जी में हराया तो उसकी कारण था कि अयोध्या जी की को संचालित करने वाली हमारे प्रदेश की और देश की सरकार कहीं न कहीं अयोध्या जी के लोगों को ये एहसास करा रही थी कि उनको छलने का काम हो रहा है। और इसी कारण से हम लोगों को सभी जाति और धर्म के लोगों का समर्थन मिला और वही होने जा रहा है मिल्कीपुर के चुनाव में भी। सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग संयुक्त, मजबूत और एकजुट पीडीए परिवार के समर्थन में खड़े हो रहे हैं और बड़ी जीत हम लोगों को हासिल होगी।
अच्छा, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जो पीडीए का गठबंधन वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में अखिलेश यादव जो है कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ मिल्कीपुर में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, कह रहा है कि सपा का साथ देंगे। देखिए, देश में देश की आजादी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।